Hello guys, welcome back again this soulful story. I am your इंशिका। शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। आयशा अभी भी नीरा से लिपटी हुई थी। उसकी उंगलियां नीरा की पीठ में धसी हुई थी, जैसे अगर उसने नीरा को छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। आयशा बहुत टाइटली नीरा को पकड़े हुई थी और वो अपनी कांपती हुई आवाज़ से रोते हुए कहती है, आई लव यू नीरा, आई रियली डू। जैसे ही आयशा ये कहती है, ये शब्द फैक्ट्री की शोर को चीरते हुए सबके कानों तक जा पहुँचते हैं। एक पल के लिए मानो सब कुछ रुक सा गया हो। जो जहाँ था वो वहीं रुक जाता है। रिया, साक्षी, रुचि ये सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आरुष की आंखें तो मानो फैल कर बड़ी हो जाती है और रजत, वो तो पूरी तरह शौक में था। ये रजत के मुंह से बस इतना ही निकलता है, ये क्या बोल रही है, और वो बस आयशा की तरफ देखने लगता है। वहीं आयशा के चाचा चाची, वो तो गुस्से से पागल हो चुके थे आयशा की इस हरकत से। वहीं नीरा, जिसकी हालत तो मानो अब ख़राब ही हो चुकी थी, और वो बस ऐसे जम सी जाती है जैसे उसकी बॉडी ने उसका साथ ही छोड़ दिया हो, क्योंकि इस पल का उसे बहुत दिनों से इंतज़ार था और वो इस तरह से होगा उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तभी आयशा नीरा से थोड़ा पीछे होते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखने लगती है, जैसे वो जानना चाहती हो कि अभी नीरा का क्या रिएक्शन है। वो बस उसकी आंखों में देख रही थी। नीरा को आज अपने सामने देखकर और उसके सामने अपने दिल की बात रखकर उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ एक सच था जो उसने आज नीरा के सामने रखा था। लेकिन तभी पीछे से करण गुस्से में तिलमिलाता हुआ एक कदम आगे बढ़ता है और वो चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गया। और वो ये कहकर आयशा की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी हवा में एक तेज़ गोली चलने की आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरी फैक्ट्री उस आवाज़ से गूंज उठती है। सब डरकर थोड़ा पीछे हट जाते हैं। आयशा तो चीख ही पड़ती है और आयशा की चीख सुनकर नीरा उसे पकड़कर एक हक कर लेती है और उसे खुद में छुपा लेती है। और उसी पल फैक्ट्री के मेन गेट से ज़ोरदार फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, जैसे कोई शार्प सैंडल पहन के उनकी तरफ बढ़ रहा हो। और बस एक आवाज़ आती है, किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो अगली फायर हवा में नहीं होगी। ये आवाज़ भारी नहीं और ना ही किसी आदमी की, ये आवाज़ थी एक औरत की, ठंडी, सख्त और अथॉरिटी से भरी हुई। सबकी नज़र गेट की तरफ जा चुकी थी। आयशा के लिए ये आवाज़ कोई नई नहीं थी, इसलिए वो बस शांत खड़ी थी। तभी उस अंधेरे से होते हुए रोशनी की तरफ बढ़ते हुए वो चेहरा साफ दिखने लगता है। ये कोई और नहीं, आयशा की छोटी दादी थी। सफ़ेद शादी, उनका सर बिल्कुल सीधा और आंखों में एक आग जैसे कॉन्फिडेंस से भरी हुई हो, और वो सफ़ेद साड़ी उस कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट कर रहे हो। और उनके पीछे 6 से 7 बॉडीगार्ड्स जो परफेक्ट लाइनिंग में उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। सभी के हाथों में एक एक गन्स थी, मानो जैसे वो प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स हो। दादी अपने कदम बढ़ा के अंदर आ रही होती है, मानो हर कदम फैक्ट्री में गूंज रहा हो। और वो थोड़ा लाउडली, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? उनके ये शब्द मानो पत्थर की तरह बरस रहे थे।
और वो सीधे आयशा के चाचा की तरफ देखती हैं और वो फिर से कहती हैं, बच्ची को बांधकर उसकी ज़िंदगी का फैसला करने चले थे। जैसे ही चाचा ये सब सुनते हैं तभी वो थोड़ा घबराते हुए, दादी जी हम तो बस। चुप, तुम जैसे लोग रिश्तों के नाम पर सिर्फ जुल्म करते हो। और उनकी नज़र ये कहते हुए करण पर जा पड़ती है जो आयशा के पास ही खड़ा हुआ था। तुम्हें तो मैंने पहले भी मना किया था ना। ये सुनते ही करण की तो हवा ही टाइट हो जाती है और वो थोड़ा पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, दादी जी मैं तो बस बुआ के कहने पे, बस कुछ नहीं। तुमने मेरी पोती को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की। और वो ये बात कहकर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करती हैं। जैसे ही दादी इशारा करती हैं उनके बॉडीगार्ड पल भर भी नहीं लगाते और वो जाकर करण को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो उसे पकड़ते हैं वो बस छटपटाने लगता है, छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे, वो ये कहते हुए चिल्ला रहा था। और फिर दादी नीरा और आयशा की तरफ मुड़ती हैं। उनकी सख्ती एक पल के लिए नरमी में बदल जाती है। आयशा की हालत देखकर उनकी आंखें बस भर आती हैं और वो धीरे से कहती हैं, आयशा बेटा। जैसे ही आयशा दादी के मुंह से अपना नाम सुनती है उसकी आंखें भी बस भर जाती हैं। तभी दादी थोड़ा आगे बढ़कर आयशा के सर पर हाथ फेरने लगती हैं और कहती हैं, अब कोई तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करेगा। और वो ये कहते हुए नीरा की तरफ देखती हैं और फिर एक गहरी सांस लेते हुए और बड़े गौर से नीरा की तरफ देखने लगती हैं। तुम ही हो ना जो मेरी पोती के लिए यहाँ तक आई हो। वही नीरा ये सुनते ही बस अपना सर झुका लेती है। जी, नीरा बस इतना ही कह पाती है। फिर दादी कुछ सेकंड शांत रहकर कहती हैं, फिर याद रखना अब तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। ये कहते ही पूरी फैक्ट्री में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। तभी दादी आयशा के सिर से हाथ हटाकर धीरे धीरे पीछे पलटती हैं। उनकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी, एक गुस्सा और एक फ़ैसला जो उन्होंने अभी लिया था। वो अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहती हैं, इन सबको यहाँ से उठाओ। बॉडीगार्ड्स समझ चुके थे कि दादी का इशारा किस तरफ था और वो चाचा चाची करण आकाश और उनके 2-3 लोगों को वहाँ से पकड़कर बाहर ले जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में बॉडीगार्ड्स उनको लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री का माहौल अब थोड़ा हल्का हो चुका था। आयशा की सांसें भी तेज़ हो चुकी थी, लेकिन डर धीरे धीरे जो हल्का हो रहा था। तभी दादी आयशा की तरफ मुड़ती हैं, बेटा अब सब खत्म हो गया है, मैं आ गई हूँ वापस। आयशा जैसे ही सुनती है वो भागकर अपनी छोटी दादी को हक कर लेती है और फिर रोने लगती है। और वो रोते रोते कहती है, दादी आप कहाँ थे, मैंने आपको कितना मिस किया। आयशा बस रोई जा रही थी। तभी दादी उसकी पीठ थपथपाती हैं और कहती हैं, मैं हूँ ना, और जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम्हारी ज़िंदगी को हाथ नहीं लगा सकता। नीरा ये सब चुपचाप खड़े होकर बस देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आयशा के दर्द को महसूस कर पा रही थी। वो आयशा की तकलीफ़ को समझ पा रही थी, लेकिन शायद उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि
ये सब था क्या? क्या आयशा ने उससे कुछ छुपाया है, या वो आयशा का अभी भी पूरा सच नहीं जानती? उसे इस बात का काफ़ी बुरा भी लग रहा था, लेकिन आयशा अभी ठीक है, इस बात की उसे बहुत खुशी भी थी। तभी दादी नीरा की तरफ देखती हैं और वो कदम बढ़ा के उसकी तरफ आती हैं। तुम मेरी पोती के साथ खड़ी रही जब उसके खिलाफ थे। नीरा बस सिर झुकाए खड़ी हुई ये सुन रही थी और वो कहती है, मैं बस उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जैसे ही दादी ये सुनती हैं, उनकी आंखों में अब थोड़ी नरमी आ गई थी। अच्छा किया, क्योंकि अब से वो अकेली नहीं है। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, सबको ये समझ आ चुका था कि आयशा सिर्फ नीरा की वजह से बच पाई है, और नीरा की वजह से किसी ने उसकी ज़िंदगी छीनने की कोशिश नहीं की। फैक्ट्री के अंदर अब शोर नहीं था, बस टूटी मशीनों की हल्की सी आवाज़ें और लोगों की धीमी सांसें। दादी ने एक बार आयशा की तरफ देखा और एक बार नीरा की तरफ, मानो वो कुछ सोच रही हो, और फिर उनकी नज़र सीधा नीरा पे आकर ठहर सी जाती है। तुम, उन्होंने शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा, मुझे थोड़ी तुमसे बात करनी है। जैसे ही नीरा दादी की बात सुनती है, वो एक पल के लिए थोड़ी डर सी जाती है, क्योंकि दादी उस वक्त बहुत सीरियस और काफ़ी गुस्से में लग रही थी, और वो सीधा आयशा की तरफ देखने लगती है। आयशा जैसे ही नीरा को समझ जाती है, वो बस हल्का सा सिर हिला देती है, जैसे कह रही हो, जाओ, दादी कुछ नहीं कहेंगी। तभी दादी नीरा को इशारे से साइड में चलने को कहती हैं, और फिर इन्होंने दूर खड़े नीरा के भाई रजत की तरफ देखा और उसे भी पीछे आने का इशारा किया। रजत भी ये देख के थोड़ा चौंक सा जाता है, लेकिन बिना सवाल किए उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। वहीं तीनों फैक्ट्री के एक कोने में आकर रुक जाते हैं। वहाँ रोशनी थोड़ी कम थी, लेकिन दादी की आवाज़ एकदम साफ और स्ट्रॉन्ग थी, और वो पहले नीरा को बहुत ध्यान से देखती हैं, सर से लेके पाँव तक। नीरा की एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देख रही हैं, जैसे उसे स्कैन करना चाहती हो। तुमने मेरी पोती के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, ये सिर्फ दोस्ती नहीं होती। ये सुनते ही नीरा के माथे पर पसीने आने लगते हैं और उसका गला मानो सूख सा गया हो। तभी दादी अपनी बात को फिर से रिपीट करती हैं, ये सिर्फ दोस्ती नहीं होती। दादी जी, मैं बस उसे, नीरा ये बात थोड़ा डरते डरते बहुत धीरे से कहती है, मैं बस जानती हूँ। तभी दादी उसको बीच में रोकते हुए, तुम मुझे क्या समझती हो? वही नीरा नीरा बहुत अटक रही थी, जैसे उसकी आवाज़ गले में ही फंस गई हो। नीरा के अंदर इस वक्त काफ़ी तूफ़ान उठ रहा था, लेकिन वो उसे बाहर नहीं ला पा रही थी। तभी दादी थोड़ा स्ट्रिक्टली कहती हैं, देखो, मुझे जितना पता है और जितना मैंने देखा है, मुझे बातों को घुमाना नहीं आता, और मैं साफ लेकिन सीधा तुमसे पूछ रही हूँ, तुम आयशा से शादी करोगी? नीरा के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़ते हैं, वो अपना मुंह उठाकर दादी की तरफ देखने लगती हैं, और ये शब्द बस बार बार नीरा के कानों में गूंज रहे थे। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी बोही सिकोड़ के दादी की तरफ देखने लगती है।
पहले वो दादी की तरफ देखती है, फिर वहीं पास खड़ी रजत की तरफ और फिर पीछे खड़ी आयशा की तरफ। उधर जैसे ही रजत इस बात को सुनता है वो कह पड़ता है, दादी ये आप क्या कह रही हैं? वहीं दादी उसको शांत करते हुए, देखो मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन मेरी पोती से प्यार करती है और मेरी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपनी बहन से पूछ सकते हो। रजत जैसे ये बात सुनता है वो नीरा की तरफ देखने लगता है, लेकिन नीरा सर झुकाए बस वहाँ खड़ी हुई थी और वो कुछ नहीं कहता। वो समझ जाता है। तभी दादी नीरा से फिर से कहती हैं, तुम आयशा से शादी करोगी? तभी नीरा बहुत धीरे से कहती है, दादी ये सब अचानक? तभी दादी, अचानक नहीं, जब मेरी पोती की ज़िंदगी पर इतना बड़ा हमला हो तो फैसले भी बड़े लेने होते हैं और अचानक लेने होते हैं। और वो नीरा के करीब 2 कदम और आगे बढ़ाकर कहती हैं, तुमने उसे बचाया है और सिर्फ बचाया नहीं, उसे एक ज़िंदगी दी है। नीरा जैसे ही सुनती है उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। लेकिन अगर आयशा, दादी समझ जाती है कि नीरा क्या कहने वाली है और वो थोड़ा नरमी से कहती हैं, आयशा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ तुम उसे प्यार करती हो और मैं ये भी जानती हूँ कि आयशा भी। और जो तुम लोग कुछ दिन बाद करोगे उसे आज क्यों नहीं? तभी रजत बीच में बोलते हुए, आप ये सही नहीं कर रही हैं। अगर पापा को इस बात का पता चलेगा तो वो नीरा से बहुत नाराज़ हो जाएंगे और वो कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। तभी नीरा, जिसकी आंखों से अब आंसू बह निकले थे, और वो अपने भाई की तरफ कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती भाई। रजत के कानों में जैसे नीरा की ये बात पड़ती है वो वहीं शांत हो जाता है और वो बस नीरा को देखने लगता है। तभी दादी एक गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, ठीक है, जब नीरा भी यहीं है, आयशा भी यहीं है और पंडित भी यहीं है तो शादी अभी होगी, इसी वक्त। लेकिन एक बात याद रहे, मेरी पोती को अगर ज़िंदगी भर एक पल का दर्द भी दिया ना तुमने, तो मैं सबसे पहले तुम्हें खड़ी मिलूँगी। नीरा कुछ नहीं कहती, वो बस दादी के आगे अपने हाथ जोड़ लेती है और वो हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूँगी। पता नहीं क्यों नीरा की आंखों से आंसू निकल रहे थे, ये दर्द के थे या खुशी के, ये तो शायद नीरा को भी नहीं पता था। और वो आगे कहती है, ये मेरा वादा है दादी आपसे। वहीं दादी भी हल्का सा हाँ में सिर हिला देती हैं और वो तीनों अपनी बात ख़त्म करके आयशा की तरफ आ जाते हैं। वहीं आयशा जो दूर खड़ी इन सबको देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये अभी क्या बात कर रहे हैं, उसे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आज उसकी और अभी नीरा से शादी होने वाली है। देखते ही देखते उसी अंधेरे में एक मंडप जो पहले से ही करण ने तैयार किया हुआ था, जहाँ कोई सजावट नहीं, कोई शोर नहीं, बस हॉल के बीचों बीच एक छोटा सा हवन कुंड, जहाँ एक तरफ पंडित जी बैठे हुए कुछ मंत्र बोल रहे थे और सामने नीरा और आयशा बैठे हुए थे। घड़ी में वक्त करीब सुबह के 4 बज रहे थे। ये रात और सुबह के बीच का वो वक्त था जब दुनिया और सूरज निकलने ही वाले थे और कुछ फैसले जो अब ज़िंदगी भी बदलने वाले थे। आयशा वहीं बैठी थी, लेकिन उसका मन अब भी यकीन ही नहीं कर पा रहा था
उसकी उंगलियां अपनी साड़ी का किनारा बार बार मोड़ रही थीं। उसकी आंखें कभी उस हवन कुंड को देखती, कभी पंडित को, तो कभी नीरा को। ये सच है? उसका दिल बार बार उससे बस ये सवाल कर रहा था। कुछ देर पहले वो बंधी हुई थी, डरी हुई थी, टूटी हुई थी, और अब वो शादी के मंडप में बैठी हुई थी। और किसके साथ? नीरा के साथ। तभी वो अपनी हल्की हुई आवाज़ से कहती है, नीरा। वही नीरा जैसे ही अपना नाम सुनती है, वो तुरंत आयशा की तरफ देखते हुए, हाँ, ये सच में हो रहा है ना? ये कहते हुए आयशा की आंखों में आंसू और हैरानी दोनों थे। मैं सपना तो नहीं देख रही? नीरा कुछ नहीं कहती। वो बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर आयशा के हाथ को थाम लेती है। उसकी पकड़ अब बहुत मजबूत हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी नर्म। ये तुम्हारी ज़िंदगी है आयशा। अगर तुम एक पल के लिए भी कंफर्टेबल नहीं हो तो हम अभी भी रुक सकते हैं। ये सुनते ही आयशा की आंखें और भर आती हैं, क्योंकि यही फ़र्क था नीरा में और बाकी सब में। बाकी सब उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन नीरा जो इस मोमेंट पे भी उसे चॉइस दे रही थी। वो कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप नीरा का हाथ और कसकर पकड़ लेती है, और दोनों बस उस अग्नि की तरफ देखने लगते हैं जो इनके रिश्ते को नाम देने के लिए जल रही थी। तभी दादी कहती हैं, अगर तुम दोनों तैयार हो तो हम शुरू करें। जैसे ही आयशा और नीरा दादी का बात सुनते हैं, दोनों अपनी नज़रें नीचे झुका लेते हैं। तभी आयशा एक पल के लिए चारों तरफ देखती है। पहले दादी की तरफ, फिर रजत की तरफ, फिर आयशा, साक्षी, आरुष, रुचि, रिया की तरफ, मानो वो सबसे सहमति चाह रही हो। दादी भी दूर एक चेयर पे बैठी हुई आंखों में संतोष लिए दोनों को देख रही थी। वहीं रजत शांत खड़ा हुआ, चेहरे पे अपनी उलझन, लेकिन कोई गुस्सा नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ नीरा के फैसले में खुश था। वहीं अब इनकी शादी के मंत्र शुरू हो चुके थे। हवन की हल्की सी आँख आयशा के चेहरे को नारंगी रोशनी में और चमका रही थी। हर मंत्र के साथ दोनों का दिल थोड़ा थोड़ा तेज़ धड़क रहा था। जब पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों आपस में हाथ पकड़ लीजिए। नीरा और आयशा पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर नीरा अपना हाथ आगे बढ़ाकर आयशा के हाथ को अपने हाथ के ऊपर रखती है। जैसे ही नीरा को आयशा का हाथ महसूस होता है, आयशा की हथेलियाँ पूरी ठंडी थी। वहीं आयशा के मन में बस एक ही सवाल, इतनी सारी डार्कनेस के बाद क्या मैं सच में रोशनी डिज़र्व करती हूँ? और जवाब उसके सामने बैठा था, नीरा। वहीं सुबह के पहले उजाले में सिर्फ कुछ लोगों की मौजूदगी, बिना शोर, बिना दिखावे के एक शादी हो रही थी। ये सिर्फ साथ रहने का फैसला था। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ रहे थे, आयशा को धीरे धीरे यकीन होने लगा था, शायद उसे ज़िंदगी तोड़ना नहीं, कुछ नया बनाना चाहती है। हवन की आग अब थोड़ी तेज़ चल रही थी। तभी पंडित जी की आवाज़, अब 7 फेरे शुरू होंगे और हर फेरा एक वचन होगा। अब आप दोनों
खड़े हो जाइए। नीरा और आयशा जैसे ही पंडित जी की बात सुनते हैं वो दोनों धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। पहले नीरा खड़ी होती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर आयशा की तरफ करती है। आयशा भी नीरा का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। नीरा को महसूस होता है कि आयशा की उंगलियां अभी भी हल्की सी कांप रही हैं। और तभी पहला फेरा। पंडित जी कहते हैं, ये फेरा साथ जीने का वचन है। आयशा पहले सबकी तरफ देखती है और फिर नीरा को। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, चाहे रिश्ता आसान हो या मुश्किल। नीरा ये सुन के अपना सिर झुका लेती है। देखते ही देखते इनके फेरे होने लगते हैं। और 7वां फेरा। पंडित जी की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी और वो कहते हैं, ये फेरा जन्मों के बंधन का है। तभी आयशा ने नीरा की तरफ देखते हुए इस बार बिना डर बिना संकोच के कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करूँगी, तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर जीवन भर तुम्हारे साथ चलूँगी। और कैसी भी परिस्थिति हो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। देखते ही देखते 7वां फेरा भी पूरा हो जाता है। फेरे होते ही पंडित जी दोनों को वापस बैठने के लिए कहते हैं और फिर वो कहते हैं, अब सिंदूर और मंगलसूत्र का समय है। वहीं हवन की आग अब थोड़ा शांत हो चुकी थी, जैसे वो खुद भी गवाह बन रही हो इस बंधन की। आयशा अब चुपचाप बैठी हुई थी। उसका दिल बस तेज धड़क रहा था। तभी नीरा अपना हाथ आगे बढ़ाकर थोड़ा सा सिंदूर लेकर आयशा के माथे पर लगाने लगती है। एक पल के लिए नीरा का हाथ रुक गया था। इसलिए नहीं कि उसे डर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पल को वो अपनी यादों में कैद करना चाहती थी। और वो सिंदूर आयशा की मांग में भर देती है, बिल्कुल विश्वास के साथ कि तुम अब सिर्फ मेरी हो। वहीं सभी लोग बस इन दोनों को बहुत प्यार से देख रहे थे, कोई सवालों भरी नज़रों से तो कोई उलझन भरी। तभी नीरा आयशा की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहती है, अब तुम मेरी हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी के रूप में, मेरी मलकियत के रूप में नहीं। तभी आयशा आँख खोलकर नीरा की तरफ देखती है। पहली बार वो बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नीरा की तरफ देखती है और एक छोटी सी स्माइल करती है। तभी दादी चेयर से खड़ी होकर आगे बढ़ते हुए एक मंगलसूत्र जो बहुत सिंपल सा नीरा के हाथ में रख देती हैं और वो कहती हैं, ये मेरी तरफ से, सिर्फ रस्म के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए। नीरा ये सुनकर अपना सर झुका लेती है। तभी दादी नीरा अपना नाम सुन के दादी की आंखों में देखती हैं। तभी दादी, इसे पहनाते वक्त याद रखना, ये सिर्फ शादी की निशानी नहीं, ये याद दिलाता है कि तुम दोनों अब बराबर हो। और देखते ही देखते कुछ ही सेकंडों में नीरा मंगलसूत्र अपना हाथ आगे बढ़ाकर आयशा के गले में बहुत प्यार से पहना देती है। जब नीरा मंगलसूत्र आयशा को पहना रही थी, उसके हाथ की उंगलियां नीरा की नेक पर टच हो रही थी, जिससे आयशा को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तभी आयशा अपनी उंगलियों से उस मंगलसूत्र को छूने लगती है जो नीरा ने उसे अभी पहनाया। और वो मन ही मन कहती है, मैं अब सच में शादीशुदा हूँ।
और वो बस नीरा को बहुत प्यार से देखने लगती है। यहाँ से आयशा का नीरा के लिए अब नज़रिया पूरी तरह बदल चुका था। यहाँ से दोनों की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। तभी पंडित जी, विधि पूरी हुई। अब आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, जाकर बड़ों का आशीर्वाद लें। और दोनों वहाँ से खड़े होकर दादी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। दादी भी दोनों को सर सहलाते हुए खूब सारा आशीर्वाद देती हैं। और फिर दोनों रजत के पास जाकर उसे भी आशीर्वाद लेने के लिए झुकने वाले थे, तभी दोनों को रोकते हुए रजत हक कर लेता है और कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों बस खुश रहो। तभी पीछे से नीरा के दोस्त आते हैं और वो सभी एक साथ नीरा को हक करते हैं। वो सभी नीरा के लिए बहुत खुश थे। तभी पीछे से दादी कहती हैं, अब शादी हो ही गई है तो अब घर चलते हैं। तभी रजत कहता है, दादी पहले ये हमारे घर जाएंगे दोनों। तभी दादी, नहीं, पहले ये हमारे प्लेस जाएंगे। और सभी अपनी अपनी कार्स में बैठकर निकल जाते हैं। नीरा और आयशा दादी वाली कार में, रजत अपनी वाली में, और वो चारों भी अपनी अपनी कार्स में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं दादी की कार जंगल के अंधेरे से होते हुए शहर की तरफ बढ़ रही थी। कार में बैठी हुई नीरा और आयशा दोनों के अंदर अजीब ही हलचल हो रही थी। दोनों ही सवालों से भरे हुए थे और सबसे ज़्यादा नीरा, जो अभी भी आयशा को बार बार सवाल भरी नज़रों से देख रही थी। इनका सफ़र इतना लंबा था कि देखते देखते सुबह का सवेरा चारों तरफ फैल चुका था। सुबह की हल्की सी किरण, लेकिन आसपास का माहौल अलग ही लेवल का था। तभी अचानक कार बहुत बड़े गेट के सामने रुकती है। जैसे ही गार्ड्स कार को देखते हैं, वो तुरंत खड़े होकर गेट को खोल देते हैं और वो गेट खोलकर सैल्यूट करने लगते हैं। वहीं कार भी धीरे धीरे घर के अंदर घुस रही थी। नीरा भी अंदर से बाहर खिड़की की तरफ से देख रही थी। एक पल के लिए उसके मन में सवाल उठ रहा था, लेकिन वो अभी शांत बैठी हुई थी। उसके सामने बहुत बड़ा एक स्टेट था, लंबा ड्राइववे, बहुत बड़ा ग्रीन मैदान जो उसकी नज़रों के आखिरी छोर तक फैली हुई थी। बीच बीच में खड़े बस पुराने कुछ पेड़ और बीचों बीच एक बिल्डिंग सफ़ेद रंग से रंगी हुई, शांत और शानदार, जैसे यहाँ किसी को शोर पसंद ही ना हो। हर कोने पर गार्ड्स और सिक्योरिटी सब डिसिप्लिन में खड़े हुए थे। नीरा के लिए ये सब थोड़ा ज़्यादा था और वो एक बार आयशा की तरफ देखती है। आयशा चुप बैठी हुई थी, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं था। तभी कार एक पॉइंट पर जाकर रुक जाती है। तभी एक नौकर आगे बढ़कर कार का डोर खोलता है और वो सर झुकाकर कहता है, स्वागत है। एक साइड से दादी, आयशा, दूसरी साइड से नीरा कार से उतरते हैं। दादी आगे आगे, नीरा और आयशा उनके पीछे। तभी दादी उनको वहीं रुकने का इशारा करती है और जल्दी से आरती का थाल लाने का इशारा करती है। तभी अंदर से एक लड़की, स्वाति, थोड़ी चुलबुली, नटखट, अपने हाथ में आरती का थाल लाते हुए दादी के पास आकर रुकती है और वो दादी को हैंड ओवर करती है। वहीं दादी दोनों का गृह प्रवेश करती है, दोनों की ही आरती करती है
और उन दोनों को घर के अंदर आने का इशारा कर दिया। नीरा के कदम अपने आप धीमे हो गए थे। उसने हल्की सी आवाज़ में आयशा से पूछा, ये किसका घर है आयशा? आयशा पहले तो दादी की तरफ देखती है और फिर नीरा की आंखों में। ये मेरा घर है। नीरा आयशा के जवाब से थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ घर नहीं था, ये एक महल था। तभी दादी दोनों की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम दोनों थक गए होगे, अंदर चलो। जैसे ही नीरा और आयशा एक साथ अंदर लिविंग हॉल की तरफ बढ़ते हैं, अचानक स्वाति बहुत एक्साइटेड होते हुए आयशा को हक कर लेती है। वो इतना ज़ोर से हक करती है जैसे उसे छोड़ने का इरादा ही ना हो, और वो कहती है, फाइनली दी, आप इतने टाइम बाद अपने घर वापस आ गए। और वो कहती है, दी, मुझे लगा था आप कभी नहीं आओगी। ये सुनते ही आयशा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये आंसू डर के नहीं, उन पुरानी यादों के थे, उन ज़ख्मों के जो आयशा को यहाँ मिले थे। और वो कहती है, मैं थोड़ा बस भटक गई थी, लेकिन अब आ गई हूँ। तभी स्वाति थोड़ा पीछे हटती है और उसकी नज़र नीरा से जा मिलती है, और वो नीरा को ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखती है। फिर एकदम सीरियस होकर पूछती है, दी, ये कौन है? आयशा स्वाति का ये सवाल सुनते ही नीरा का हाथ पकड़ लेती है। उसने नीरा का हाथ बिना किसी झिझक के पकड़ा था, और वो कहती है, ये नीरा है, मेरी वाइफ। ये सुनते ही स्वाति की आंखें एक सेकंड के लिए बड़ी हो जाती हैं, और फिर वाओ, वो एकदम खुश होकर बोलती है, तो आपने शादी कर ली, और बिना किसी को बताए? आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, दी? और वो बिना किसी वार्निंग के नीरा को भी हक कर लेती है। थैंक यू। स्वाति बिना सांस लिए बस बोलती जा रही थी, आप दी को वापस ले आई, मुझे पता था कोई तो होगा जो दी को वापस लेके आएगा। नीरा ये सुनकर थोड़ी शौक में चली जाती है, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए, मैं बस उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। वहीं दूर खड़ी दादी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति छा जाती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।